हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सीएचएस क्या है। उसके यानी कि क्लास 9th और क्लास 11th का सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी सीएचएस जो आपका एंट्रेंस कराता है, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अमूमन आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो क्लास 9th में जो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म मतलब फिलअप करने वाले होंगे और क्लास 10th में जो होंगे वो क्लास 11th का फॉर्म फिलअप करने वाले होंगे। तो अमूमन देखिए, केवल इतना ही बेटा सोच लेने से नहीं होता है कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप किसी भी चीज की जब तैयारी करते हैं तो उस चीज में आप सक्सेस बेटा तभी होते हैं जब आप उसकी बेसिक इनिशियल फेज में नॉलेज आप पहले से ही रख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि बेसिक हमारा क्या क्या नॉलेज है सीएचएस के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब आज अभी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कंप्लीटली आज हम जो हमारा मेजर फोकस होगा। क्योंकि देखिए, एक वीडियो में हम बहुत ज्यादा तो बेटा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए विरासत एकेडमी लगातार डे टू डे आपको अपडेट करता रहेगा कि सीएचएस क्या है, पीवाईक्यू क्या है। आपके लिए हम नए बैचेस भी लाने वाले हैं, वो सब्जेक्ट्स वाइज होंगे और आपको एकदम प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर व्हाट इज सीएचएस, कौन कौन सी ऐसी बेसिक नीड है जो कि आप फुलफिल करोगे तभी आप उस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, फॉर्म भरोगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम जो हमारा मेन फोकस होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और अगर आप क्लास 9 के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, क्लास 11th का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका क्लास 11th का सिलेबस क्या होगा। तो आज हमारा मेन फोकस बेटा यही होगा। तो अभी आप चलिए हम बिना वीडियो को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और बेटा, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए और इस चैनल के लिए एक सक्सेस का काम करेगा। क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम तो आपके लिए रात दिन बेटा लग ही रहे हैं। क्योंकि अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको छोटा सा काम करना है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आपको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और आपके जो भी छोटे से छोटे बेटा आपका डाउट होगा, हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व जरूर करेगी। तो सबसे पहला है सीएचएस। एक्चुअली देखो, सीएचएस क्या है। अमूमन देखो, बहुत सारे बच्चे केवल सीएचएस समझते हैं कि सीएचएस क्या है, सीएचएस क्या है। देखो, तो सीएचएस का एक्चुअली जो बेटा कंप्लीटली जो फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल बेटा, इसका कंप्लीटली फुल फॉर्म होता है। अमूमन जैसे देखो आप, जैसे कि अमूमन बहुत सारे लोगों का कंप्लीट नेम होता है तो लेकिन उनका शॉर्ट नेम होता है, तो वैसे ही सीएचएस देखो शॉर्ट नेम है, लेकिन सीएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। देखो, एक साइड में बेटा फोटो लगी है डॉक्टर एनी बेसेंट जी की। तो हम एक्चुअली इनका फोटो लगाने का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब है, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो, आपका जो घर है, आपके घर का नींव कौन रखा है। आपके घर का नींव आपके पापा रखे हैं, यानी आपकी बेटा अगर ओवरऑल बोलूं तो फैमिली रखी है। तो वैसे ही देखिए, आप जिस स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आप आकर के पढ़ेंगे, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो उस स्कूल का नींव कौन रखा है, यानी उस स्कूल को स्टैब्लिश कौन किया है। तो उस स्कूल को स्टैब्लिश किए डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने 1898 में। तो देखिए, अभी हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अमूमन देखिए बहुत बार क्वेश्चन अक्सर आता है कि आप जिस स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीएचएस का नींव किसने रखा है, तो डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने रखा है। ईयर क्या है, 1898 में, ठीक है ना। तो और आपको इसका फुल फॉर्म पता ही चल गया कि सेंट्रल हिंदू स्कूल है। और देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बेटा ये लोकेट कहां करता है, ये उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेटा वाराणसी, यानी कि वाराणसी को काशी के नाम से भी जानते हैं, आप जरूर जानते होंगे। तो जब आप काशी में आओगे, जब आप बनारस में आओगे, जब आप बीएचयू में आओगे, यानी बीएचयू ही हम आगे देखेंगे। तो जब आप बीएचयू के पास आओगे तो बीएचयू से कुछ दूरी पे जाने के बाद बेटा एक स्थान पड़ता है, एक लोकेशन पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्या, कमच्छा। वहां पे कमच्छा पे लोकेट करता है आपका सीएचएस, यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल। उसका शॉर्ट नेम ये है, फुल नेम ये है। उसका स्टैब्लिश यानी उसका नींव किसने रखा है, डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने। किस सन में, 1898 में। ओके, इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा, आप यहां 2 डायग्राम देख रहे होंगे। एक्चुअली देखो, हम आपको अभी स्टार्टिंग में बोले हैं बेटा कि हम आपको सीएचएस के डिटेल एनालिसिस के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तक हमने सिलेबस का नाम नहीं लिया, अभी हमने एलिजिबिलिटी का नाम नहीं लिया।
देखिए एक्चुअली वो नाम ना लेकर अभी हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। इसका देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा, आप जब किसी चीज की तैयारी करते हो, अगर आप डायरेक्टली अगर थ्योरेटिकल अगर उसके बारे में जानोगे तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उतना नहीं आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा हाइपोथेटिकली अगर सोचने लगते हो, हाँ कैसा है, क्या है, कैसा होगा, तो जब उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा अपने माइंड से ही अगर थोड़ा वहां पे टहल लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आपका बढ़ जाता है। तो अभी डिटेल एनालिसिस से पहले थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं इमेज के थ्रू वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी कैसी क्या बिल्डिंग है। तो अक्सर ये हम चूंकि जानते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो देखिए आप यहाँ बेटा साइड में आप देख रहे होंगे, ये है आपकी एक जो इमारत है, ये बेटा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये सिंह द्वार है, मेन गेट है। और आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में एक अपना एक मतलब यूनिवर्सिटी जो अपना एक नाम रखती, दबदबा रखती है। कहने का सेंस बेटा ये है, आप कहोगे सर आप तो बात कर रहे हैं CHS के बारे में, तो आप क्यों बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में? तो उसका मैं आपको एक कारण बता देता हूं, क्योंकि जो ये बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, यानी कि BHU का ही बेटा सब पार्ट क्या है आपका CHS। साइड में आप जो यहां पे एक इमारत देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल का बेटा गेट है। आप जब इस स्कूल में एंट्री करोगे, आप इसी गेट से एंट्री करोगे। आप इमेजिन करो बेटा, क्योंकि देखो जो सोचता है वही कर गुजरता है। आप सोचो कि हाँ एक दिन हम इसी गेट के द्वारा अपने कंधे पे बैग टांग के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचो जो सोचता है बेटा वही करता है। तो देखो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही बेटा सब पार्ट है आपका, क्या सब पार्ट है आपका ये CHS, यानी कि BHU, ये आपका BHU का बेटा मेन गेट है, और BHU का ही सब पार्ट क्या है बेटा ये CHS। यानी कि सब पार्ट कहने का सेंस क्या है कि जो BHU है कंट्रोल करता है सेंट्रल हिंदू स्कूल को, यानी कि उसका जो इंट्रेंस होता है, स्कूल इंट्रेंस टेस्ट यानी सेट उसका शॉर्ट में, कंप्लीटली उसका पूरा का पूरा कंट्रोल करता है BHU, पेपर सेट करता है पूरा BHU। यानी एक तरीके से अगर मैं बोलूं पूरी अथॉरिटी किसके हाथों में है, तो BHU के हाथों में है। इसीलिए हम इसको बात करते हैं कि जो BHU का ही सब पार्ट क्या है बेटा आपका ये CHS। ओके, अभी तक आपने थोड़ा सा इसको मतलब इमेज के थ्रू समझा है कि BHU का ही सब पार्ट क्या है CHS, और कैसा है बिल्डिंग यहां पे हमारा ऐसा। ठीक है, अभी आप इसके अंदर जाओगे तो अब बहुत ही अच्छा एक फैकल्टी है, बहुत बड़ा आपको ग्राउंड मिलेगा, एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। वो तो तब होगा जब आप आगे बेटा इसमें क्रैक करोगे। आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, आप बस ईमानदारी से पढ़ना। आप हमारे साथ शुरू से लेके आखिरी तक बेटा जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लाने वाले हैं। ओके, विथ प्रॉपर नोट्स के साथ में। अभी देखो क्या बेटा यहां पे लिखा है सेंट्रल हिंदू स्कूल। इससे पहले आपने क्या जाना कि सब पार्ट है BHU का ये वो। एक्चुअली देखो अब हम थोड़ा सा समझने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हम डिटेल एनालिसिस ही कर रहे हैं। बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल दो पार्ट में बेटा डिवाइड है। एक है बेटा CHGS और CHBS। मैंने ये क्या लिख दिया, देखिए अमूमन आप जिस भी स्कूल में अभी पढ़ रहे होगे, आपके क्लास में यानी आपके ओवरऑल स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स बेटा एक साथ पढ़ते होंगे। लेकिन CHS में ऐसा नहीं है। तो क्या इसका क्या मतलब कि क्या केवल CHS में बॉयज ही पढ़ते हैं? इसका क्या मतलब कि क्या केवल गर्ल्स ही पढ़ती हैं? नहीं, गर्ल्स और बॉयज बेटा दोनों पढ़ते हैं, लेकिन गर्ल्स की फैकल्टी अलग होती है और बॉयज की फैकल्टी अलग होती है। तो यानी कि CHGS का मतलब है बेटा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, और CHBS का मतलब है बेटा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। यानी कि कहने का सेंस ये है कि आप ये इस वीडियो को बहुत सारे बॉयज देख रहे होंगे, बहुत सारी गर्ल्स बेटा देख रही होंगी।
जो भी बच्चे देख रहे होंगे, अगर वो बॉयज हैं, अगर वो क्रैक करेंगे तो उनकी बेटा फैकल्टी अलग होगी, और गर्ल्स अगर क्रैक करेंगी तो उनकी फैकल्टी अलग होगी। बहुत दूरी दूरी पे नहीं है, वो पास पास में ही है, लेकिन मतलब बॉयज अलग पढ़ते हैं और गर्ल्स अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में ही यानी जो बॉयज का होगा उसको CHBS कहते हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और गर्ल्स को CHGS, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ओके, हम अपने नेक्स्ट पीपीटी पे बेटा चलते हैं, सॉरी स्लाइड पे। अब देखना कंडक्ट ऑफ एग्जाम। एक्चुअली देखो कंडक्ट मतलब होता क्या है, क्योंकि आपको अभी तक पता चला कि जो CHS है उसका एग्जाम कराता है BHU कराता है, BHU का सब पार्ट है CHS, लेकिन ये कह देना कि क्या CHS का एंट्रेंस क्लास 3rd का होता है, 4th का होता है, 5th का होता है, 7th, नहीं बेटा। कंडक्ट ऑफ एग्जाम 2 क्लास का होता है। एक क्लास बेटा आपका होता है क्लास 9th, और दूसरा क्लास होता है बेटा आपका क्लास 11th। अमूमन देखो बेटा क्लास 6th का भी एंट्रेंस पहले होता था, लेकिन फिलहाल में अभी वो बंद हो गया, अभी वो लॉटरी के हिसाब से चल रहा है। तो चूंकि अभी वो लॉटरी, अभी उसका एंट्रेंस नहीं होता है, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लॉटरी के बारे में जानना है, काफी अच्छा डिटेल आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आप तक विजिट करके आपको डिटेल एनालिसिस कर देगी, आपको कॉल से या मैसेज के थ्रू। ओके, अभी हम भी फोकस करेंगे क्लास 9th और 11th पे, जहां पर एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो CHS जो आपका CHS है वो क्लास 9th का एग्जाम कंडक्ट कराता है और क्लास 11th का फिलहाल में। ओके, दूसरी चीज बेटा कि अगर क्लास 9th और क्लास 11th का CHS अगर आपका एग्जाम अगर कराता है, एंट्रेंस टेस्ट अगर बेटा कराता है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मतलब कैसे हम क्या पढ़ें, कैसे हम क्या क्या देखेंगे। अभी हम देखेंगे बुलेटिन के थ्रू 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी उस बुलेटिन के थ्रू हम देखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा अभी। देखो अमूमन बेटा अभी करेंटली यानी कि 2025 की आप जो तैयारी कर रहे हो, तो अगर मैं क्लास 9th की बेटा अगर मैं बात करूंगा, तो क्लास 9th का वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जो अभी करेंटली में क्लास 8th का, मतलब क्लास 8th के भी फेज में होगा। यानी कि 24 में, यानी तब जो 2025 अभी 8th में होगा, यानी 2025 में 9th में वो जाएगा। यानी कि तो आप जो भी बेटा सिलेबस पढ़ोगे, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे कि क्लास 9th में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, क्लास 11th में स्ट्रीम वाइज कौन कौन से सिलेबस हैं। लेकिन अगर देखो बेटा जो बच्चा अभी क्लास 9th का अगले साल CHS का एग्जाम देगा, तो 80% बेटा जो सिलेबस होता है, 80% सिलेबस वो बेटा क्लास 8th का आता है। 80% सिलेबस आपका क्लास 8th का आएगा, लेकिन बेटा 20% जो सिलेबस होता है, वो जो 20% सिलेबस होगा बेटा वो क्लास 9th का। अमूमन आपको बहुत कम लग रहा होगा कि ठीक है हम तो क्लास 8th में हैं, पूरा पढ़ लेंगे, नो डाउट, वेरी गुड। लेकिन बेटा क्लास 8 का 80% और क्लास 9 का 20%। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर आपका कम हुआ तो आप बहुत ही पीछे चले जाते हो, यहां तो 20% की बात है। सेम ऐसा बेटा क्लास 11th में भी होता है। क्लास 11th का बच्चा कौन, यानी जो बच्चा क्लास 10th में होगा और क्लास 10th को पास आउट करके क्लास 11th में जाएगा, वही अपना क्लास 11th का फॉर्म भर सकता है। तो यानी कि वहां पर क्लास 10th तक का बेटा जो सिलेबस होता है वो आता है 80%, और बेटा जो क्लास 11th का भी कुछ सिलेबस आता है, कितना परसेंट बेटा, 20%। ये 20% बेटा बहुत है, बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, आप सोच रहे होगे कि अभी तो हम इसी क्लास में 20% नेक्स्ट वाला कैसे क्रैक करेंगे। बेटा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में हैं। हम आपके लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम आपके लिए एक बहुत ही एकदम बेहतरीन बैच ला रहे हैं। आप लगातार विरासत एकेडमी के साथ में जरूर जुड़े रहिएगा। लेकिन आपको बेटा इतना बेसिक जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप क्लास 9 का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 80% आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे होगे वो तो आएगा ही, और क्लास 9 का भी आपका 20% आएगा। एकदम सेम एग्जैक्टली आप क्लास 11th में हो तो क्लास 10th में का सिलेबस आपका 80% आएगा और क्लास 11th का 20% आपका आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम एकदम बुलेटिन पे चलते हैं। 2024 के बुलेटिन पे जो पूरा का पूरा बेटा डिटेल दिया हुआ है कि फॉर्म कब आता है, कब फॉर्म खत्म होता है,
कब उसका करेक्शन होता है, कब उसका एडमिट कार्ड आता है, और कंप्लीट क्लास 9th में कौन कौन से सिलेबस, यानी कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस। सेम बेटा क्लास 11th में भी हम वैसा देखेंगे, रिजर्वेशन क्या है, कैसे है, एक एक चीजों को हम देखेंगे। ओके, ये बेटा 2024 का बुलेटिन है। बुलेटिन कहने का सेंस क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है जिसमें डिटेल दिया होता है कि फॉर्म आने की इंफॉर्मेशन से लेके काउंसलिंग तक की डिटेल इसी पीडीएफ में आपकी रहती है। इसके थ्रू हम समझने का, और आपको मतलब मैं तो समझाया हूं, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। बेटा ये देखो 2024 का है, यानी कि जो बच्चे 2024 में इस बार फॉर्म दिए होंगे तो उनका जो ऑनलाइन फॉर्म आया होगा, ऑनलाइन उनका जो फॉर्म आया होगा वो बेटा 20 मार्च सन 2024 को आया। यानी कि फॉर्म इसी साइट पे बेटा, ये ऑफिशियल साइट है, यहां से आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, साइट यही रहती है, अगर साइट चेंज होती है तो वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट साइट यही रहती है। तो यानी 20 मार्च सन 2024 को, यानी कि सन 2024 का बेटा ये, चूंकि अभी 2025 का बुलेटिन नहीं आया है तो अभी लेटेस्ट का जो बुलेटिन है उसको हम एग्जांपल मान के पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो सन 2024 में भी हाल में बेटा जो पेपर हुआ था उसका, यानी कि बेटा यहां पे देखना मार्च में, यानी कि मार्च में आपका ये फॉर्म आया था, कितना, 20 मार्च को आपका ये फॉर्म आया था, सॉरी 20 फरवरी को आपका ये फॉर्म आया था। सबसे पहले जो ऑनलाइन का बेटा फॉर्म आया था ये आपका 20 फरवरी को आया था, उसके बाद 20 मार्च को ये खत्म हो गया था। कहने का सेंस क्या है बेटा कि 20 फरवरी को आपका ये ऑनलाइन फॉर्म आया और 20 मार्च को बेटा ये आपका डेट खत्म हो गया। यानी कि कंप्लीट आपको 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने का। 20 फरवरी को फॉर्म आया और 20 मार्च को बेटा खत्म आया। तो अमूमन देखो बहुत बार होता है कि जब हम कभी फॉर्म भरते हैं तो कुछ न कुछ उसमें एरर आ जाते हैं। एरर इन द सेंस कि हम कुछ न कुछ गलत उसमें भर देते हैं, तो सीएचएस जो है आपको समय देता है उस गलती को करेक्ट करने के लिए, तो उसको कहते हैं करेक्शन डेट। तो बेटा आपका करेक्शन डेट भी आता है 21 मार्च को आया था और 27 तक था, यानी कि 3 दिन। यानी कि कहने का सेंस है कि जो 1 महीने का समय अवधि मिलता है फॉर्म को फिलअप करने का, उसके दरमियान जो आप फॉर्म भरते हो अगर उसमें कोई भी त्रुटि आती है तो आपको 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि उसके मध्य में जाकर, उसके बीच में आप जाकर आप अपने चीजों को सही कर लें। उसके बाद बेटा ये अब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म का डेट खत्म हो गया, गलत था अगर तो आपने सही भी कर दिया तो एडमिट कार्ड भी आएगा। तो आपका बेटा एडमिट कार्ड आया था 11 अप्रैल का, यानी कि 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाता है, 2 दिन करेक्शन, और लगभग वही 1 महीने के आसपास बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और सारा ये प्रोसीजर बेटा आप इसी साइट से अपना जाकर के, जो बीएचयू की ऑफिशियल साइट है वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। फिर भी प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं ये टाइमिंग है क्लास 9th का कि कब हुआ था, टाइमिंग मतलब डेट, चूंकि क्लास 9 का किस डेट पे हुआ था, क्लास 11th का किस डेट पे हुआ था। तो ये 2024 का है, तो ये डेट वेरी करते रहते हैं। तो अभी जो 2025 का लेटेस्ट बुलेटिन आएगा तो हम उसकी भी आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए डिटेल एनालिसिस के लिए 2024 का बुलेटिन के थ्रू अभी हम आप पे बात कर रहे हैं। अब याद रखना बेटा यहां पे काउंसलिंग, यानी कि आप फॉर्म भरोगे, आपका फॉर्म में कोई गलती होगा तो करेक्ट करोगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एक डेट आएगा, फला डेट को आप जाकर के अपना पेपर दोगे, फिर आपकी आंसर की आती है, आंसर की के बाद आप जाकर के आपका काउंसलिंग का डेट आता है। अभी इस पे हम डिटेल नहीं बात करने वाले हैं, चूंकि अभी तो बुलेटिन आया नहीं है। 2025 का जब आएगा तो उसके रिगार्डिंग तब आपको बताया जाएगा। अभी हम सीधे आते हैं बेटा सिलेबस पे कि कौन कौन से सिलेबस, चूंकि अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो आपको सिलेबस क्या होगा, क्लास 11th में अगर आप स्ट्रीम वाइज हो, मैथ्स के हो, बायो के, कॉमर्स के, आर्ट्स को, तो उस पर कौन कौन से सिलेबस हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सीएचएस के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी आपको तो पता चली गया है कि 1898 में डॉक्टर एनी बेसेंट जी ने इसका नींव रखा था, इस्टेब्लिश किए थी। और कोई भी बेटा स्कूल होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, किसी न किसी एक मतलब एजेंसी, यानी कि वो
गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है। तो चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हो, आप कहीं से भी हो, लेकिन हम सारे स्कूल की तो बात कर नहीं रहे, हम केवल बात कर रहे हैं किसका, सीएचएस का। तो बेटा सीएचएस जो है वो एफिलिएटेड है सीबीएसई से। किससे है, सीबीएसई से। और दूसरी चीज, बहुत सी सीएचएस अभी हम लास्ट में देखेंगे, बहुत सारा सीएचएस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेनिफिट बहुत उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मतलब अभी हम लास्ट में उसको अभी हम देखेंगे, ताकि उसकी, क्योंकि उसकी स्लाइड हमने अलग एक बना करके रख ली है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी, ये बहुत ही मेजर, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे पहचान का एक बच्चा था बेटा, मेरे पहचान का मतलब कि जिस बच्चे को मैंने एक पढ़ाया था, हालांकि उसका एडमिशन बेटा नहीं हुआ, कुछ कारणवश से उसकी गलती थी। आप देखो बेटा, आप जिस भी चीज की आप मतलब तैयारी करते हो, अगर आप उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हो, ऐसे ही अगर आप मैदान में चले जाते हो, तो बेटा मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आप हार सकते हो। अगर आप क्लास 9 क्लास 11 का अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको प्रॉपर आपकी डीओवी क्या उस हायरकी में मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर उस हायरकी में अगर आपका मैच नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी सीएचएस ने एक मानक दंड एक तय किया है कि ये इस मानक में इस लेवल का विद्यार्थी यानी कि जो फिट होगा वही फॉर्म भर सकता है। क्योंकि देखो इसका कहने का सेंस क्या है, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई 30 साल का है, अमूमन दिमाग में आया कि ठीक है हम सीएचएस का फॉर्म भरते हैं, चलो सीएचएस का फॉर्म भरते हैं। 10 साल का बच्चा अपने बड़े भाई को देखा कि सीएचएस का फॉर्म भर रहा है तो हम भी भरते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो एलिजिबिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो विद्यार्थी इस मानक बिंदु में तय होगा वही इस फॉर्म को भर सकता है। अच्छा, अगर वो इस मानक बिंदु में तय होता है, अगर वो भर देता है, तो बहुत सा बेटा वो फॉर्म में थोड़ा बहुत मतलब फॉल्ट ऐसा फील कर दिया होता है, अपने कैटेगरी को लेके पता चला वो एससी है लेकिन एससी को नहीं भरा है, अगर भर भी दिया है तो काउंसलिंग के समय उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका तब पर भी तो एडमिशन होगा नहीं। तो कुछ ऐसा ही सीन था जिसकी वजह से उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया था, कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ इशू था। और भाई देखो डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, आप बोलोगे, आपके बोलने से बेटा कोई मतलब नहीं, चूंकि चीजें लीगली चलती हैं, ऑन पेपर चलती हैं, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लास 9 का भर रहे हो, क्लास 11 का भर रहे हो, तो क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस मानक बिंदु के हिसाब से तय बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 9 के बेटा स्टूडेंट हो तो आपकी उम्र 13 साल से लेके 15 साल तक बेटा रहना चाहिए। 13 साल से लेके 15 साल, मतलब आप 12 साल के भी नहीं अगर होंगे तब पर भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप 15 साल से 2 दिन 1 दिन ज्यादा भी होंगे, यानी कि आप 16 साल के होंगे, तब पर भी आप नहीं भर पाएंगे। कहने का सेंस है कि आपका जो ईयर यानी डेट ऑफ यानी जो आपकी एज होगी 13 से लेके 15 तक होनी चाहिए। क्लास 11 के लिए बेटा मैक्सिमम बेटा आपका कितना होना चाहिए, 18 साल। कितना होना चाहिए, 18 साल, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ ये आपके मार्क्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लास, जैसे अभी हम पढ़ते हैं 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स एंड एबव इन क्लास 10th इन एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन मैथ्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम, फर्दर 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इज एसेंशियल इन ईच सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस। मतलब कि अगर आप क्लास 11th के लिए बेटा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो चूंकि आप क्लास 11th का भर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि आप क्लास 10th में ही होंगे, तो बेटा आपका जो इक्विवेलेंट ग्रेड होगा, मतलब कि आपका जो एग्रीगेट मतलब ओवरऑल जो आपका परसेंटेज आना चाहिए कितना, 60% बेटा रहना ही चाहिए या उससे ज्यादा। और इंडिविजुअली पूरे सब्जेक्ट में बेटा आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बेटा 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इन क्लास 10th इन एग्रीगेट फॉर कॉमर्स, ये बेटा आपका कॉमर्स के लिए रहेगा। एंड क्लास 10th पास फॉर आर्ट्स स्ट्रीम, अगर आर्ट्स के लिए अगर आप फील कर रहे हो तो आपको क्लास 10th पास होना मस्ट कंपलसरी, यहां पे कोई इक्विवेलेंट या उससे मतलब ज्यादा का सीन नहीं है। इसके बाद बेटा देखो यहां पे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कि किस स्ट्रीम में कितनी सीट्स है, किस स्ट्रीम में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि सीट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल जब आप कहीं जाते हो घूमने के लिए
तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 व्हीलर में सीट है 4 लोगों की बैठने की और बैठ रहे हैं 20 लोग, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। और चूंकि सीएचएस के लिए इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि सब लोग भरते हैं सबका एंट्रेंस निकल जाता है भाई, लिमिटेड सीट है तभी तो इतना ज्यादा कंपटीशन है ना। तो किस स्ट्रीम में कितना सीट है वही अभी हम इसको देखते हैं। बेटा ये देखना है, अब आप देखो समझ गए हो ना CHBS का क्या मतलब बेटा, B फॉर बॉयज, बेटा G फॉर गर्ल्स। वही अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको इसीलिए समझा दिया था कि ताकि आपको यहां समझने में प्रॉब्लम न आए। बेटा क्लास 9 के लिए 100 सीट, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम के लिए 38 प्लस 50, 11th बायोलॉजी के लिए 25, 11th आर्ट्स स्ट्रीम के लिए बेटा 12 एंड 11th कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बेटा 12। और बेटा वही अब आएंगे गर्ल्स में आएंगे तो क्लास 9 के लिए 10, 11th मैथ स्ट्रीम के लिए 16, 11th बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए 17, 11th आर्ट्स स्ट्रीम के लिए बेटा 40 एंड 11th कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 25। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे 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 वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त, कि क्लास 9th का बच्चा जो है, ये तो सबसे भाई इंपॉर्टेंट है। एज ओज देख लिए आप कि अगर क्लास 9th के लिए भरने जा रहे हो तो 13 साल से 15 साल तक आप रहना है। 11th के लिए भरने जा रहे हो तो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 18। तो भाई हो गया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर सिलेबस, सर थोड़ा सिलेबस बताइए, सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट बताइए। तो क्लास 9th के लिए बेटा, अगर आप क्लास 9 के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन जो आपका बुकलेट होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे होंगे। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा, 100। ठीक है, 100 बेटा आपका क्वेश्चन होगा और आपका पर क्वेश्चन होगा कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। बेटा इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा, सोशल साइंस होगा और साइंस होगा। और एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चन बेटा इंग्लिश से होगा, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ से होगा, सोशल साइंस से भी आपका 20 होगा और साइंस से भी आपका 20। इट मींस टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, पर क्वेश्चन 3 इज इक्वल टू 100 इंटू 3 क्या हो गया, 300, मतलब आपका 300 का आपका मार्क्स होगा। और आप जब बेटा क्लास 11th में आओगे तो अमूमन देखो बच्चे क्लास 10 तक जाते हैं तो सोचने लगते हैं ना हम क्लास 11th में मैथ्स लेंगे, बायो लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे। ठीक है ना, तो बेटा जब आप क्लास 11th के लिए बच्चा जो फॉर्म को फिल करता है तो स्ट्रीम वाइज फिल करता है। तो यहां पे एक मैथ्स ग्रुप हो गया, एक बायो ग्रुप हो गया, एक आर्ट्स ग्रुप हो गया और कॉमर्स ग्रुप। दूसरी चीज बेटा एक इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि 2024 में इस बार कॉमर्स अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले आर्ट्स और कॉमर्स क्या था, कंबाइंड ही था। तो अभी हम देखेंगे मैथ्स ग्रुप, यानी कि क्लास 11th का भी देख रहे हैं। मैथ्स में बेटा याद रखना इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा और जनरल स्टडी होगा। इसमें बेटा ये आपका 10 नंबर का होगा, ये भी आपका 10 नंबर का होगा, ये आपका 25 नंबर होगा और ये भी आपका 25 होगा और ये भी आपका कितना होगा, 25 होगा। लेकिन जो आपका जीएस होगा, जनरल स्टडी होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, 5 मार्क्स का होगा। अगर आप इसको काउंट करोगे तो बेटा 25 25 25 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75 प्लस 80, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 एंड 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 और कितने मार्क्स के होंगे, 300। इट मींस कि पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हुआ, 3 मार्क्स का हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेक्शंस को देखो एंट्रेंस को बेटा क्रैक करना, फोड़ना। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बेटा नहीं है ना तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर आपको पता है कि सामने, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, सामने वाला अगर बेटा आपको एक बॉल पे अगर 6 रन चाहिए, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि हाँ ये फुल टॉस डालने वाला है और आप आगे निकल के खेलने के चक्कर में पड़े हो, तब तो फिर भाई बेवकूफाना है भाई, खड़े खड़े छक्के मारो ना। इसीलिए स्ट्रेटेजी डिटेल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा अब आएंगे हम आर्ट्स पे आएंगे। आर्ट्स पे एक चीज आप याद रखना कि इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, मैथ्स आएगा और जनरल स्टडीज आएगा।
इसमें भी हम नंबर ऑफ मतलब नंबर देख लेते हैं कितने कितने नंबर का क्या क्या आता है। इंग्लिश बेटा 10 नंबरों का होगा, हिंदी भी बेटा आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस बेटा ये आपका 65 नंबर का होगा, और मैथ्स एंड जीएस आपका कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। आप इसे जोड़ना, ये भी आपका कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। और कॉमर्स में बेटा इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, मैथ्स आएगा और जीएस आएगा। सर आप इसमें क्वेश्चंस नहीं बताएंगे क्या? बेटा अभी 2024 में कॉमर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसके बारे में किस सेक्शन से कितने क्या क्या क्वेश्चन मतलब कितने नंबर क्या आते हैं ये थोड़ा बता पाना अभी पॉसिबल कम है, लेकिन हम आपके लिए जरूर एक वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें एक एकदम एक्यूरेट या लगभग प्रेडिक्शन होगा कॉमर्स के लिए, तो आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, लेकिन आप इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिजर्वेशन पे कि कितने मतलब कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कितना क्या क्या रिजर्वेशन है, आप यहां से इसको देख करके मतलब कि पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम यहां पे। ठीक है, अगर रिजर्वेशन को अगर आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, बाकी मैं आपको पढ़ के एक बार आपको सुना दे रहा हूं। 15% सीट बेटा आपका एससी कैटेगरी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए या आपका रिजर्व रहता है, और 7.5 जो है आपका ये एसटी कैटेगरी के लिए, और 27% जो बेटा सीट आपका रिजर्व रहता है वो ओबीसी के लिए, और 10% सीट बेटा ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, फॉर्म में अगर आप बेटा टिक लगाते हैं इन सारी कैटेगरी को, तो ड्यूरिंग द काउंसलिंग टाइम आपके पास बेटा वो डॉक्यूमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में ही होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट बेटा रहना बहुत जरूरी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या कैसे कैसे उसके लिए भी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि वो तो अभी बेटा बहुत थोड़ी दूर की बात है। पहले अभी हम स्टार्टिंग फेज अपना कर देते हैं, जिससे अभी आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके मन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या होगा सीएचएस कैसे है, किस क्लास के लिए। ठीक है ना, तो जब 2025 का बुलेटिन आएगा उसके बाद हम क्या मतलब कौन कौन से काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसके लिए एक काउंसलिंग के लिए अलग वीडियो आपके लिए हम जरूर लाएंगे। इसके बाद बेटा एक चीज आप याद रखना कि जो 3% सीट बेटा होती है रिजर्व होती है, 3% सीट बेटा ये दिव्यांग के लिए होती है रिजर्व विथ 40% एंड एबव डिसेबिलिटी। बेटा मतलब 3% सीट हमारी रिजर्व रहती है दिव्यांग बच्चों के लिए, और वो ऐसे दिव्यांग बच्चे, देखो दिव्यांग इट मीन्स कि जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो 40% या 40% से एबव बेटा रहना चाहिए, तब आपको ये 3% का आपको लाभ मिलेगा। ओके, उसके बाद 50% सीट आर रिजर्व्ड फॉर एडमिशन टू सन्स एंड डॉटर ऑफ द रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मतलब 50% सीट बेटा रिजर्व रहती है जो लोग बीएचयू में, यानी जिन बच्चों के गार्जियन यानी कि मम्मी या पापा, गार्जियन मतलब ये अब नहीं फुआ फूफा फूफी कुछ भी, मतलब जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके मम्मी या आपके पापा अगर बीएचयू में एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आपको 50% बेटा आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका बेसिक आपका इंफॉर्मेशन है कि आपका डेटा मतलब आपका डीओबी कितना कितना क्या क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से रहने चाहिए, यानी आप क्लास 9 के हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर आने चाहिए, सेम ऐसा क्लास 11th का रिजर्वेशन में कितना कितना % सीट रहना चाहिए, फिर दिव्यांग से रिलेटेड कुछ आपने देखा, फिर उसके बाद बीएचयू एम्प्लॉय से रिलेटेड आपने कुछ देखा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अभी 2-3 स्लाइड अभी बेटा अभी बचा हुआ है, उसको अच्छे से अभी हम समझ लेते हैं कि अगर हमारी शुभकामनाएं और विरासत एकेडमी के परिवार की तरफ से आपके लिए बेटा सदैव शुभकामनाएं हैं कि आप मन लगा करके पढ़िए और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाइए। तो अगर आप जब सीएचएस में जाएंगे, जब आप सीएचएस में पढ़ेंगे,
तो सीएचएस के थ्रू आपको कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो उसके बारे में एक एक करके अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। इसका क्या कहने का सेंस है बेटा, देखो अमूमन लोग क्लास 12 के बाद लोग जाते हैं, तब लोग कंपटीशन के एरिया में इन्वायरमेंट में लोग एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बेटा आप कितना हो भी पढ़ लो, अगर आप में स्किल नहीं है, अगर आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठने की अगर आपको हैबिट नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होती, मतलब कंपटीशन, बार बार एग्जाम देने का, लोगों के बीच में एमसीक्यू देने का, अगर आपको ऐसा बेटा इन्वायरमेंट में अगर आप नहीं बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे और सफ़र करते करते आपको लेट होगा। तो यानी कि जब आप इस स्कूल में जाओगे तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं बेटा, ऑटोमेटिक आप में वो आता जाएगा। सेकेंड है आपका फील ऑफ कॉलेज इन स्कूल। आप पढ़ोगे स्कूल में लेकिन आपको ऐसा वाइब आएगा कि मानो जैसे कॉलेज में। क्यों? क्योंकि देखो स्कूल में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं बेटा, और स्कूल में जो हम नहीं सीख पाते हैं वो हम कॉलेज में सीखते हैं। अमूमन धीरे धीरे एज हमारी जैसे बढ़ती है हम सोशल एक्सपीरियंस भी लेते रहते हैं। तो अमूमन सोचो अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें आपको 2 साल 4 साल का आगे का ही एक्सपीरियंस आपको दिला दे रहा है, तो ये तो बेनिफिट ही हुआ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बेटा बेस्ट सपोर्ट फैसिलिटीज। बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर आप सीएचएस में आते हो तो आपको बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद बेस्ट लैब फॉर प्रैक्टिकल लैब। भाई देखो विदाउट प्रैक्टिकल आप कैसे किसी चीज़ों को अच्छे से जान पाते हो, नहीं जान पाते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताने से पहले मैं आपको क्या बताया, थोड़ा सा इमेज में आपको दिखाया तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर साइंस के स्टूडेंट तो रहोगे ही, 9 के हो तो रहोगे ही, क्लास 11 में जाओगे अगर साइंस स्ट्रीम लिए तो आप लियोगे, तो आपको जब बहुत अच्छा बेटा लैब मिलेगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, जैसे अभी आप इस वीडियो के थ्रू सीएचएस को एनालिसिस कर रहे हो। उसके बाद फ्री मेडिकल सर्विस फैसिलिटीज। देखो एक आपको मैं बता दूं, जब आप आओगे सीएचएस में बेटा A4 साइज जितना एक आपका बुकलेट मिलेगा, वो आपका स्कूल का जब कार्ड मिलेगा, आप बीएचयू आओगे वहां से आपका बनेगा, उसको कहते हैं हेल्थ कार्ड, और सुंदर सी आपका उस पर एक फोटो बेटा पेस्ट होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अगर डाउन होगा, आप हेल्थ सेंटर आओगे वहां दिखाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डॉक्टर साहब देखेंगे पूरा अच्छे से, और आपको दवा भी फ्री में बेटा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सोचो कितनी अच्छी बात है, आप एक ऐसे संस्था में आ रहे हो जो आपको बेटा पढ़ाई से लेकर के आपके हेल्थ तक को बहुत एकदम अच्छे से आपको केयर कर रहा है। उसके बाद बेटा लास्ट है प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग। मतलब लाइफ में देखो अमूमन हर कोई जो भी सीखता है बेटा वो प्रैक्टिकली ही सीखता है, तो आप हर चीज़ यहाँ पे अमूमन अभी आप जिस स्कूल में बेटा पढ़ते होगे ना, आपको छोटा सा भी चीज़ अगर आपको नीड पड़ता होगा तो आप तुरंत अपने टीचर से कहते होगे, टीचर आपका जाकर मैनेजमेंट से कहता होगा, आपकी बात को सुन ली जाती होगी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि सीएचएस में आपकी बात नहीं सुनी जाती होगी? बिल्कुल सुनी जाती है बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीएचएस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना आपको सिखा देता है, जिससे जब आप आगे कॉलेजेस में जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सफ़र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद बेटा थैंक यू। अगर आप कोई वीडियो बेटा अगर पसंद आई होगी, क्योंकि देखो अमूमन ये जितनी भी बेटा स्लाइड हैं आपको देखने में बहुत हो सकता है सिंपल आपको लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसके पीछे बेटा एक टीम वर्क काम करती है। तो हमारा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर इस लिंक को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। और इसी के साथ में बेटा ये नया बैच है सीयूईटी का। अगर आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में कोई भी बेटा जो भी सीयूईटी का प्रिपरेशन करता होगा, वो आप उनको भी बता सकते हो, विरासत एकेडमी। ओके ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही एक खूबसूरत और बेहतरीन वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।